हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इस वीडियो में डीएलएड एग्जाम को लेकर, और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपके परीक्षा से रिलेटेड होने वाली है, आपके मार्क्स से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि हाल ही में आपकी परीक्षा होने वाली है। फ्रेंड्स, उससे पहले आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। कॉपी को कैसे लिखना है, और मल्टीपल हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, कैसे लिखना है आपको लिख के भी सब कुछ बताया जाएगा। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ ही साथ आपकी परीक्षा आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी डीएलएड की परीक्षा मात्र फ्रेंड्स 3 दिन में कंडक्ट कराई जाती है, और एक दिन में आपके 3 पेपर, 2 पेपर होते हैं। तो ये तो प्रेशर आपके ऊपर है ही है, साथ ही साथ ये भी है कि आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पढ़ने में सही होते हैं फिर भी उनका नंबर कम आता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉपियों में ही कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, आपकी एक शेयर से उन्हें बहुत ही हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अभी के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, लगभग 10, कि कॉपियों को कैसे चेक करें। और सबसे पहली बात, कुछ कमेंट अभी भी मिल रहे हैं कि अभी तक मतलब आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अभी तक नहीं पढ़ा है। फ्रेंड्स, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि सफलता जो है टाइम मांगता है। तो बिल्कुल आप अभी से स्टार्ट करिए पढ़ना, और सीरीज़ ले आइए, राजन सीरीज है ना, और उससे पढ़िए। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ होगा 15-20%। तो देखिए, उसके चक्कर में आप अपना 80% ख़त्म मत करिए, ख़राब मत करिए। जो आपने पढ़ा है वही रिवीजन करिए, ठीक है। देखिए, इन मुद्दों पर बात करेंगे, कॉपियों को कैसे लिखें, ठीक है, कैसे चेक होती हैं कॉपी अगर कोई एग्जामिनर है, ठीक है, तो वो कैसे कॉपी को चेक करता है डीएलएड के, ठीक है। कौन सा प्रश्न कैसे लिखें, 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। बैक और फेल होने से कैसे बचें, सब्जेक्ट और सेमेस्टर बैक कब और कैसे लगता है। तो देखिए, सब्जेक्ट और सेमेस्टर बैक, सब्जेक्ट बैक में यही है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में यानी कि 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, 12 नंबर से कम नंबर लाते हैं या फिर 25 नंबर से कम नंबर लाते हैं, तो मात्र 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो आपका सब्जेक्ट बैक होता है। और ये सब्जेक्ट बैक का मतलब है आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और आपका सेमेस्टर बैक वो होता है जिसमें एक ही सेमेस्टर में 3 बैक लग गया हो, तो फिर आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो जाता है, यानी कि फिर आप उसी सेमेस्टर में रहेंगे और उसी सेमेस्टर के 8 के 8 सब्जेक्ट का पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे। डीएलएड में स्टेप मार्किंग का फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक दिन में आपके 2 से 3 पेपर होते हैं, ठीक है। और 90+ स्कोर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइटिंग ख़राब है तो बड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा दूर दूर लिखिए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहली बात, छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेशन हो तो लिख दीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। यही होता है स्टेप मार्किंग का फ़ायदा। साथ ही साथ ये भी है, आपको डीएलएड में ज़्यादा घुमाकर नहीं लिखना है, सटीक आंसर देना होता है, ताकि एग्जामिनर आप सभी की कॉपियों को एक बार रीड करे। क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी ज़्यादा ऑफलाइन काम नहीं करना चाहता है, वो चाहे किसी भी उम्र का आदमी, इंसान, जो भी आप कह सकते हो। आप खुद 1-2 घंटे फ़ोन रख कर देखिएगा, आपको लगेगा कि नहीं, चलो एक बार फ़ोन चला लेते हैं, ऐसा है ना। तो आपको मेन टॉपिक को हाईलाइटेड करना है, आंसर को हाईलाइटेड करना है, सब कुछ आप सभी को बताया जाएगा। उससे पहले देखिए, पेपर आप देख लीजिए पेपर कैसे आता है, खासकर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो, ठीक है। क्योंकि ये पेपर आपका 25 नंबर का होने वाला है, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसके बाद से लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। और उसके बाद से आपके लघु
उत्तरीय प्रश्न। कुल 18 प्रश्न आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वही जो 50 नंबर का पेपर है आप देख सकते हैं, इसमें आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। इसमें 15 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुविकल्पीय पकड़ बनाएंगे तो 15 नंबर तो यूं ही मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ आपके मतलब टोटल 40 क्वेश्चन होता है। ठीक है, और ये भी नहीं है कि बहुत बाहर से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने 1-2 बार अच्छे से पढ़ के रिवीजन कर लिया है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आप 95 प्लस भी लाएंगे। ठीक है, अब बात यहाँ ये आ जाती है कि आप कॉपियों को कैसे लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और कॉपी अगर अच्छे से लिखते हैं तो कहीं ना फेल होंगे, ना बैक लगेगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले डेमो पेपर है। ठीक है, अगर कोई प्रश्न मान लीजिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका। ठीक है, इसमें अगर पूछ रहा है साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं, 4 ऑप्शन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त और श्याम शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना होगा। सबसे पहले आप जो भी कॉपी मिलेगा आपको दोनों तरफ लाइनिंग कर लेनी है, या फिर दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि लाइनिंग नहीं करते हैं ना तो कई बार लिखते लिखते हम इससे बाहर चले जाते हैं, तो लाइनिंग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कॉपी आपकी अच्छी दिखनी चाहिए। साथ ही साथ आप ऐसा पेन लेकर जाइए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा पेन लेकर जाते हैं जो लिखते जाते हैं और बाद में वो फैलता जाता है, वैसा पेन नहीं लेकर जाना है। ठीक है, अच्छा सा पेन लेना है और एक ब्लैक पेन भी लेना है जो थोड़ा मोटा हो। ये तो बस एज मतलब मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दी हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालना है, यानी कि जो आपको प्रश्न पहले आ रहे हैं। ठीक है, वो चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पहले करना है तो आप पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ हेडिंग डालेंगे। उसके बाद से जो भी प्रश्न आपको करना है उसका उत्तर लिखिए या फिर प्रश्नोत्तर लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है जो आप लिखते आ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद आप सिंपली जो आपको आंसर पूछा गया था कि साकेत किसकी मतलब महाकाव्य है, क्योंकि साकेत एक महाकाव्य है, तो किस इसके रचनाकार कौन है, तो सिंपल आप ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त लिख लीजिएगा और ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, क्योंकि ये भी लिखना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा मैंने नहीं लिखा है ना, ताकि आपको यहाँ अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 और कौन सा ऑप्शन सही है ये डालना है, और उसके बाद से आगे मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट देख लीजिए, अगर उसी बहुविकल्पी का प्रश्न नंबर 2 अगर आपसे पूछ दे कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। ठीक है, आवारा मसीहा के लेखक 4 ऑप्शन दे देगा, तो सिंपली आप लिखेंगे विष्णु प्रभाकर, यानी कि ऑप्शन अ विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ऐसे लिखते लिखते जाना है, और जैसे ही आपको लगे कि बस इतना ही मुझे पता है, और या फिर आपने 5 क्वेश्चन कर लिया है, तो एक ऐसे हेडलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये पेज पूरा भर गया है, बस 2-4 लाइन खाली है, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज यानी कि नए फ्रेश पेज से स्टार्ट करिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले हेडिंग डालिएगा। ठीक है, उसके बाद से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपको सबसे पहले मतलब जो आपको जिसका आंसर आप अच्छा लिखें, क्योंकि ये भी आपका 1 नंबर का ही होता है, और इसमें 1 नंबर का मतलब है 30 वर्ड्स में आपको लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें 50 शब्दों में लिखना है, और ये आपके 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है जो आपका कोश है वर्ड का संयोग पूछ रहा है कि ये किससे बना है। ठीक है, कोश, तो आपको क्योंकि अगर आप इसको 6 पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग 6 ही पढ़ते हैं, जो कि गलत ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हमें कभी भी कौशल पढ़ना है, तो देखिए अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो सिंपली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको सिंपल ऐसे लिख देना है, पहले तो हेडलाइन डाल देना है कि हम किसके बारे में बता रहे हैं कि ये किससे बना है। तो देखिए क प्लस सौ मतलब ऐसे आधा आधा ही है ना, प्लस अ की ध्वनि आ रही है, तो क शौ अ, इन वर्णों के संयोग से आपका कौश बनता है। और ये भी पूछ देता है कि आपका मतलब कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपका कौश, त्र जो है आपका तो,
प्लस र आधा र प्लस अ से मिलकर बनता है, ये भी संयुक्त व्यंजन है। आपका जौ हो जाएगा, जौ, जो कि जौ आधा इया वाला अ प्लस अ, उसके बाद से आपका श्र, ठीक है, श र प्लस अ, तो ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। अगर पूछता है इसमें से तो आप आंसर दे सकते हैं सिंपली। तो ऐसे ऐसे करके आप सिंपल कोई भी अगर यहाँ क्वेश्चन समाप्त होता है तो एक हेडलाइन डाल के और आगे बढ़िएगा। उसके बाद से अगर हम नेक्स्ट जो हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यानी 2 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 50, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें प्रश्नोत्तर संख्या 12 लिखना है, तो सिंपली प्रश्नोत्तर संख्या 12 हेडिंग डाल के हमसे पूछ रहा है जीवनी व आत्मकथा में क्या अंतर है। 4 अंतर आपको पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, अगर कुछ भी, क्योंकि मेन हमारा फोकस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, हेडलाइन होंगे, उस पर करना है, क्योंकि एग्जामिनर सब नहीं पढ़ता है, ठीक है, हम आपको बार बार कह रहे हैं। तो सिंपली अगर अंतर वगैरह पूछे तो आप सिंपल ऐसे बेस से करिएगा। ये जीवनी आपका, ये आत्मकथा, जीवनी किसी दूसरे द्वारा लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं की लिखी जाती है, ठीक है। और जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है, लेकिन आत्मकथा कोई भी अपनी लिख सकता है। जैसे हम लोग हैं, अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, है ना, तो ये आत्मकथा हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपको पता हो तो लिख सकते हैं। ऐसे समझाने के लिए मैंने आपको 2 ही बताए हैं, क्योंकि यहाँ 4 पूछा गया है, ठीक है। तो कलम का सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन, है ना, ये आपका कलम का सिपाही। तो ऐसे करके आप आंसर बहुत ही ईजिली दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और देखिए इसमें अगर मान लीजिए अगर आप एग्जामिनर होंगे, क्योंकि हम लोग कॉपियाँ चेक करते हैं, या फिर आप भी एज ए टीचर जल्दी भविष्य में बनने वाले हैं, अगर आप किसी भी की भी कॉपी चेक करते हैं तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि अगर वो जो लिखा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात तो यही है कि आपका लिखावट एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। समझ आएगा तभी वो आगे पढ़ेगा, अगर नहीं आएगा तो काट के आगे चला जाएगा। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। हाँ, एग्जाम में जल्दी जल्दी होता है, राइटिंग ख़राब होता है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा और थोड़ा दूर दूर लिखिए, मतलब समझ आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्टेप मार्किंग का बेनिफिट होता है फ्रेंड्स, और ज़्यादा आपको घुमाना नहीं है इसमें। अगर मैथ की कॉपी लिख रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं मैथ की कॉपी लिखते लिखते सब कुछ सही सॉल्व किया है और लास्ट में आंसर गलत हो गया, तो क्या उस पर नंबर मिलेंगे? तो नहीं मिलेंगे। अब यहाँ सवाल आता है कि मैथ में हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है तो क्या नंबर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे आपको। हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें आपको 1 नंबर 1.5 नंबर मिले, लेकिन नंबर आपको मिलता है, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट या फिर दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, और कॉपी को अगर सही तरीके से, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसके बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो आप लिख दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, अगर कॉपी को अच्छे से आप टैकल करेंगे ना तो बैक लगने का कोई भी चांस आपकी का नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी अभी भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, ठीक है। और जितने भी हमने सवाल पहले वाले में लिखा है ना कि 10 इम्पोर्टेंट, तो देखिए आपकी पेन सही होनी चाहिए, आपकी लिखावट सही होनी चाहिए, ठीक है, स्पीड सही होनी चाहिए आपकी। और बाकी क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनको अच्छे से करिए। बहुत सारे कैंडिडेट लिख देते हैं लेकिन हेडिंग वगैरह हाईलाइट वगैरह करना भूल जाते हैं, बस लिखते जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये भी नहीं करना है कि कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो खूब उसको 10 लाइन में लिख दो, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। और ख़ासकर इसमें बचिएगा, जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है इसमें कम से कम लिखने का प्रयास करिएगा। जो पूछा है डायरेक्ट उसी का आंसर देना है, ठीक है, हेडिंग डाल के, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई भी दिक्कत होगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।